बेलापुर गांव में मंगरू अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। मंगरू खेती कर अपना गुजर बसर कर रहा था। इस बार मंगरू ने अपने खेत में लहसुन की खेती करी थी और उसे खेती से मंगरू ने बहुत उम्मीद लगाई थी, क्योंकि मंगरू के ऊपर काफी सारा कर्जा था। एक रोज मंगरू खेत में पहुंचता है और अपने लहसुन की फसल को देखकर खुद से कहता है, इस बार की लहसुन की फसल तो अच्छी खासी हुई है। अगर बारिश ना हुई तो मुझे इस बार काफी अच्छा मुनाफा होगा। हे प्रभु, बस कुछ दिन और इंद्रदेव को मना लो। मंगरू खुद से बात कर ही रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी दीनदयाल उसकी बातें सुन लेता है और वो मंगरू से कहता है, अरे सही कह रहा है मंगरू, तो इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी आई है। देख जरा, पूरे गांव में एक तेरी ही लहसुन की फसल हरी भरी है, वरना तो पूरा गांव अपनी फसल को लेकर परेशान है। वैसे ऐसा क्या डाला था तूने अपने लहसुन की फसल में जो तेरे लहसुन की फसल इतनी ज्यादा अलग हुई है? ये सब तो मेहनत का नतीजा है दीनदयाल भाई, और भगवान ने चाहा तो इस बार फसल काटने से पहले बारिश ना हो बस। अरे सब अच्छा हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो मंगरू भाई। पूरे गांव में मंगरू की फसल सबसे अच्छी थी। ये देखकर दीनदयाल को जलन होती थी। अब वो मुखिया के घर पर जाता है। मुखिया जी को मेरा प्रणाम। मुखिया जी, कैसे हैं आप? आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। और भाई दीनदयाल, क्या खबर लाया है गांव की? सब कुशल मंगल तो है ना, या किसी ने मेरे खिलाफ बगावत का फैसला लिया है? हाँ मुखिया जी, ऐसा ही समझ लीजिए। मंगरू आपके खिलाफ बगावत करने पर उतर आया है। कुछ दिनों में हो सकता है वो आपके खिलाफ खड़ा ही हो जाए। अच्छा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा जो मुझसे बगावत करेगा? और करेगा भी तो मुंह की खाएगा। बता बता, क्या किया उसने? अभी अभी उसी के खेतों से आ रहा हूँ मैं। पूरे गांव में सबसे अच्छी लहसुन की फसल मंगरू की हुई है, और आपको बता देता हूँ, इस बार मंगरू को इतना मुनाफा हो जाएगा कि अगले साल तक वह आराम से बैठकर खा सकता है, और वो भी आपके कर्ज को चुकाने के बाद। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन तू चिंता मत कर। अरे पूरा गांव मेरे कर्जे के तले डूबा हुआ है, और उसे मैं कर्ज से उभरने नहीं दूंगा। तू बस देखता जा। दीनदयाल मुखिया के कान भरकर घर चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब फसल काटने का समय भी आ जाता है। एक रोज मुखिया के आदमी मंगरू के खेत के सारे लहसुन उखाड़कर मुखिया जी के घर ले जाते हैं, और अब ये बात मंगरू और उसकी पत्नी आशा को पता लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, क्या आपने मुखिया जी को हमारे खेतों के लहसुन ले जाने के लिए कहा था? अरे वो तो हमारी मेहनत का नतीजा था, और आपने इतनी आसानी से सारे लहसुन मुखिया जी को बेच दिए। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला मुखिया जी को अपनी मेहनत की फसल क्यों दूंगा? जरूर मुखिया जी के किसी ने कान भरे हैं। अरे अरे, तुम रुको, मैं अभी मुखिया जी से बात करके आता हूँ। ध्यान से जाइएगा और ज्यादा बहस मत कीजिएगा। मुखिया जी को तो आप जानते ही हो ना, वो बिना बात के ही आपको बातों में फंसा लेंगे और अपने आदमियों से पिटवा देंगे। अब मंगरू सीधे मुखिया जी के घर पहुंचता है और वह देखता है उसके लहसुन की फसल की ढेर लगी हुई है। तभी वो उन लहसुन को देखकर भावुक हो जाता है और मुखिया से कहता है, मालिक, आपने ये सब क्यों किया? मैं गरीब आदमी, अरे लहसुन की खेती करके बड़ी मुश्किल से पेट पूजा कर रहा था। आपने ये अच्छा नहीं किया मालिक। अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाएगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत? अरे मुखिया जी, ये फसल तो मेरी मेहनत की है, आपने इसे अपने आदमियों से क्यों कटवा लिया? अरे इसको तो बेचकर मैं अपना कर्जा चुकाने वाला था। अरे यही तो दिक्कत है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। अरे मुझे तो लहसुन चाहिए थे। अब इसी को मैं घर में सुखाकर अपने घर के खाने में सालों साल इस्तेमाल करूंगा। चल ठीक है, तेरा कर्जा माफ, अब निकल यहाँ से। लेकिन मालिक, ये फसल आपके कर्जे के पैसे से 4 गुना ज्यादा पैसे में बिकेगी। ऐसे कैसे मैं घर चला जाऊं? आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपके कर्जे के पैसे दे देता हूं। देख मगरू, सीधी और साफ तरह तुझे समझा रहा हूं, चला जा यहाँ से, वरना टुकड़ों में भेजना पड़ेगा। निकल। ऐसा मत कीजिए,
मुझ जैसे गरीब पर रहम कीजिए मालिक। मेरी बात सुनिए। मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। घर में खाने को अनाज नहीं है। सोचा था फसल बेचकर 2-4 अनाज की बोरियां ले आऊंगा, लेकिन मालिक मुझ पर रहम कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया मंगरू की एक नहीं सुनता और मुखिया मंगरू को वहाँ से अपने आदमियों से कहकर धक्के मारकर निकलवा देता है। अब मंगरू घर आता है और अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मंगरू की पत्नी मंगरू को समझाती बुझाती है। तुम्हें पता है ना, मेरी आखिरी उम्मीद थी मेरी फसल, और मुखिया जी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। देखिए, आप अपने आप को शांत रखिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो जल्द ही न्याय करेंगे हम गरीबों के साथ। मुझे नहीं लगता कि भगवान आएंगे। अगर भगवान होते तो मुखिया जी कभी अपने आदमियों से मेरी फसल नहीं कटवाते। मैं अपने खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर मंगरू खेतों में पहुंचता है और अपने वीरान खेतों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए खुद से कहता है, यहाँ मेरी मेहनत का फल भी मुझे नहीं मिल रहा। मैं मेहनत करूं और बैठकर कमाए वो मुखिया। हे भगवान, तूने ये न्याय नहीं करा। मंगरू रो ही रहा होता है, तभी उसके कानों में आवाज आती है, तुम घबराओ नहीं, सच में तुम मेहनती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है? कौन है? मैं कहता हूँ सामने आओ। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, अपनी नजरें तो उठाकर देखो। जो कोई भी मुझ जैसे गरीब का मजाक बना रहा है, सामने आओ। मंगरू इतना कहता ही है, तभी एक जादुई लहसुन उसके सामने प्रकट होता है। उस लहसुन के चारों तरफ से प्रकाश निकल रही होती है। अरे तुम तो लहसुन हो, तुम बोल कैसे सकती हो? ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने को आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करोगे? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण ही तो मेरा जन्म हुआ है। अगर तुमने मुझे बोया ना होता तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता। खैर, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बस मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, और क्या ही उम्मीद करूं। अब मेरे लहसुन की फसल तो जमींदार काट के ले गया। उसे बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तुम अपनी फसल के कट जाने से थोड़ा परेशान हो, ये लो। इतना बोलते ही वो लहसुन अपनी जादू से पूरे खेत में हरे भरे लहसुन की फसल लहरा देता है और दूसरी तरफ मुखिया के घर के सारे लहसुन गायब थे। अब जब मुखिया को पता चलता है कि जो लहसुन मुखिया ने मंगरू के खेत से कटवाए थे, वो लहसुन तो उसके घर से गायब हो चुके हैं, लेकिन मंगरू के खेत में फिर से लहसुन की फसल लग गई है। अरे मुखिया जी, आपको मैंने कहा था कि मंगरू की लहसुन की फसल को काट लो, लेकिन आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। पता भी है आपको, अभी अभी मंगरू अपने खेतों में लगे लहसुन को काटकर मार्केट में जाकर बेच कर आया है, और उस फसल से उसे बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे मूर्ख, मैं तो मंगरू के खेत से सारे लहसुन की फसल कटवा लाया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि सारे लहसुन गायब हो गए हैं। मतलब इस मंगरू ने ही चोरी करवाई है। अब देख, इसको तो सबक सिखा के रहूंगा। वह चोरी नहीं कर सकता, लेकिन सच तो यह है कि उसने अभी अभी ताजी लहसुन की फसल को अपने हाथों से काटा है और उसे बाजार में जाकर बेच कर आया है। जरूर ये मंगरू कोई जादू जानता है। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कुछ देर पहले जो फसल यहाँ थी, अब वो यहाँ नहीं है, मंगरू के खेत में है। मंगरू इधर बहुत खुश था क्योंकि जादुई लहसुन ने उसकी परेशानी जो दूर कर दी थी। लेकिन अब मुखिया अपने आदमियों के साथ मंगरू को मारने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही मुखिया के आदमी मंगरू को मारने वाले होते हैं, तभी मंगरू जादुई लहसुन को चुटकी बजाकर चालू कर देता है और मुखिया के दोनों आदमी अपने आप से ही लाठी से एक दूसरे को मारने लगते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मंगरू को पीटने को कहा था। अरे एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। होगी इन दोनों की कोई आपसी रंजिश जिस वजह से लड़ झगड़ रहे हैं।
अब देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मारपीट करने के बाद मुखिया को मारने दौड़ पड़ते हैं। मुखिया भी अपनी जान बचाकर भाग निकल पड़ता है। वहीं मंगरू ये सब देखकर जादुई लहसुन से कहता है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे तुमसे और कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही मेरी मदद करती रहोगी तो मुझे इस चीज की आदत लग जाएगी। बस तुम इतनी दुआ करना कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। मैं चलता हूँ, लेकिन आपको कभी भी अब दिक्कत नहीं होगी। मंगरू जो कि ईमानदार और मेहनती था, उसकी मदद करने जादुई लहसुन खुद आता है। लेकिन कुछ वक्त के लिए मंगरू उसे अपने साथ रखता है और कुछ समय बाद ही उसे विदा लेता है, क्योंकि वह लालच नहीं करना चाहता था। बेटा, तू क्यों गांव के बाहर जाकर नौकरी कर रहा है? अरे हमारे पास अपने खेत हैं, क्यों ना हम वहीं पर खेती बाड़ी करें। कम से कम तुझे कहीं सुबह बाहर जाकर नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। माँ बीना, कैसी बात कर रही हो? अरे नौकरी करता हूँ तभी हमारा घर चलता है, वरना जमीन तो बंजर है, एक घास तो उगती नहीं उस पे, और आप खेती करने की बात कर रही हो। अरे माँ, नौकरी ही सही है। अजय की बात सुनकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अजय नौकरी के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी अजय को टोकती है। अरे अरे सुनो, ये कुछ सामान की लिस्ट है, शाम को वापस आते हुए लेते आना। और हाँ, अदरक लाना गलती से भी भूलना मत। इतनी सारी अदरक? अरे इतनी सारी अदरक किस लिए? किस लिए क्या, खाने में अदरक डालते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, और ना जाने किन किन चीजों में अदरक डालते हैं, तो जरूरी तो लगेगी ही ना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये अदरक। अरे अदरक खा खा के अदरक जैसी हो जाओगी। अजय गुस्से में वो लिस्ट लेता है और नौकरी के लिए चला जाता है। दीपा घर के काम कर रही होती है, तभी रेखा अपना गला पकड़ते हुए आती है और बोलती है, बहू, मेरे लिए जरा अदरक का काढ़ा बना दे, गले में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, अदरक को पहले थोड़ा सा भून लेना, फिर अच्छे से कूट के बनाना। माँ जी, अदरक तो है ही नहीं घर में। मैंने अजय को कहा कि शाम को आते हुए अदरक ले आना। वो शाम को आएंगे ना, तब मैं आपके लिए काढ़ा बना दूंगी। रेखा अपने कमरे में आराम करने लग जाती है। कुछ देर के बाद शाम हो जाती है और अजय ऑफिस से घर आते हुए सारा सामान खरीदने लगता है। वो कई दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे अदरक कहीं भी नहीं मिलती। वो बिना अदरक लिए ही घर पहुंच जाता है। दीपा सामान देखने लगती है, लेकिन उसमें उसे अदरक नहीं मिलती। अरे, आप अदरक क्यों नहीं लाए? मैंने आपसे कहा था ना कि शाम को आते हुए अदरक लेते आना, फिर भी आप अदरक नहीं लाए। माँ जी के गले में वैसे ही इतना दर्द है, उन्होंने काढ़ा बनाने को कहा था मुझे। मैं कई दुकानों पर गया, लेकिन मुझे अदरक कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह लेकर आ जाऊंगा। इतना क्यों सुना रही हो? देखिए, माँ जी दर्द में तड़प रही हैं, उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है, उन्हें काढ़ा पीना था। अजय खुद अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ रेखा अपना गला पकड़े बैठी थी और काफी खांस रही थी। माँ, क्या हुआ? ज्यादा दर्द है क्या आपके गले में? हाँ बेटा, बहुत दर्द है। तू आ गया ना, अब तो बहू काढ़ा बना ही रही होगी। नहीं माँ, वो रास्ते में किसी भी दुकानदार के पास अदरक नहीं था, इसे ला नहीं पाया मैं। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर कहीं ना कहीं से अदरक लेकर आता हूँ। तब तक आप आराम करो। अजय अब रात में अदरक लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन वहाँ सारी दुकानें बंद हो गई थी और अजय को कहीं भी अदरक नहीं मिलती। माँ का गला इतना खराब है और सारी दुकानें भी बंद हो गई। अब अदरक कहाँ से लाऊं? वो तो कहीं है भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा? अरे, ये तो अदरक का पौधा है, लेकिन अभी तो ये चमक रहा था। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। खैर, मुझे तो अदरक चाहिए थी और अदरक का पौधा मिल गया। अजय अदरक उखाड़ता है और अदरक लेकर घर चला जाता है। दीपा को अदरक देते हुए वो सारी बात बताता है। ये लो, ले आया मैं अदरक। वैसे दीपा, तुम्हें पता है, मैंने इस अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा था। क्या? अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा? रात के अंधेरे में कुछ चमक रहा होगा, अदरक नहीं होगी। आप भी ना कुछ भी सच मान लेते हो। भला पौधा कैसे चमक सकता है? दीपा अदरक लेकर रसोई में जाती है और एक कढ़ाई में अदरक को भूनने के लिए डाल देती है। जैसे ही दीपा गैस जलाती है और कढ़ाई गर्म होती है, तभी अदरक में से आवाज आती है और वो अदरक उछलने लगती है। बचाओ मुझे,
चल रही हूँ मैं, कोई बचाओ। अरे मुझे जलता हुआ छोड़कर कहाँ भागी जा रही हो? पहले गैस तो बंद करो। दीपा घबराती हुई गैस बंद करती है और बोलती है, ये क्या है? एक अदरक भला बोल कैसे सकती है? मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई अदरक हूँ। मुझे माँ जी को काढ़ा देना था, लेकिन तुम में से आवाज आई तो मैं बहुत घबरा गई। तुम मुझसे घबराओ मत, मैं कोई तुमको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब मैं माँ जी को क्या पिलाऊं? उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है। बस इतनी सी बात, अदरक होकर मैं तुम्हें काढ़ा ना दे पाऊँ तो क्या फायदा मेरे अदरक होने का। ये लो काढ़ा और माँ जी को दे दो। दीपा काढ़ा लेकर जाती है और अपनी सास को दे देती है। रेखा काढ़ा पीती है और उसके गले का दर्द ठीक हो जाता है। अब जाकर कहीं जान में जान आई, वरना सुबह से गले में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे दिन ही नहीं बचे हैं। तभी कहते हैं कि अदरक का इलाज सबसे बढ़िया इलाज होता है। रेखा को आराम मिल जाता है और अब दीपा भी अपनी सास को ऐसे देख खुश हो गई थी। दीपा अब जादुई अदरक को कुछ नहीं करती है और रसोई में आकर खाना बनाते हुए अदरक से बात करने लगती है। तुम तो एक जादुई अदरक हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बताओ क्या काम करना है मुझे? मेरे पति रोज गांव से इतनी दूर काम पर जाते हैं, मुझे उन्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी अपनी जमीन है, लेकिन उस पर खेती नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। बस इतनी सी बात। इस पोटली में बीज है, तुम अपनी बंजर जमीन पर अगर इस बीज को उगाओगी तो तुम्हारी जमीन बंजर नहीं रहेगी। दीपा बीज लेकर काफी खुश हो जाती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी दीपा बोलती है, इस पोटली में बीज है, क्यों ना हम अपने खेत में ये बीज उगाएं? माँ, आपने अब दीपा के दिमाग में भी ये बात डाल दी। अरे माँ, वो जमीन बंजर है। दीपा, चाहो तो तुम कुछ भी करो, लेकिन वो जमीन हरी भरी नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश करने में कैसी बुराई है? मुझे यकीन है कि अगर हम इन बीजों को खेत में उगाएंगे तो ये जरूर उगेंगे। मुझे लग रहा है बहुत सही कह रही है, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। माँ, रहने दो आप। बंजर खेत को हम किसी को भी देते हैं खेती के लिए तो वो मना कर देता है। अरे उस खेत का कुछ नहीं हो सकता। अजय अपनी बात की आगे किसी की नहीं सुनता। रात में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन दीपा के मन से वो बात जाती ही नहीं है। सबके सोने के बाद आधी रात में दीपा अपने बंजर खेत में जाती है और खेत के एक कोने में फावड़े से जोतकर उसमें वो बीज बो देती है और उसमें पानी डाल देती है। अगर अजय को उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी उम्मीद छोड़ दूं। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और उस अदरक ने भी तो यही कहा था कि बीज डालने से हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा। दीपा अब वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर पहुँचती है तो अजय उससे पूछता है, दीपा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो तुम? कुछ नहीं जी, वो मुझसे रहा नहीं गया ना, तो मैं खेत में जाकर बीज बो कर आ गई। तुम भी पागल हो गई हो क्या? अरे वो खेत बंजर है, उस पे कुछ नहीं होने वाला। सो जाओ चुपचाप से, रात बहुत हो चुकी है। सुबह जब रेखा अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि दीपा कमरे में नहीं है। अजय बेटा, दीपा कमरे में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया। इतनी सुबह सुबह बहू कहाँ जा सकती है? मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। ये देखो, हमारे खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। ये क्या? खेत तो बंजर था, ये हरा भरा कैसे हो गया? वो भी खेत के इस छोटे से हिस्से में? कैसे? जादुई अदरक की वजह से। जादुई अदरक? हाँ हाँ, जादुई अदरक। मैं आप दोनों को जादुई अदरक से मिलवाती हूँ। दीपा अदरक की तरफ इशारा करके बोलती है, ये वही जादुई अदरक है जो आप चमकते हुए पौधे से लाए थे। इसने ही मुझे बीज दिए, जिससे हमारे खेतों में हरियाली आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी बहू की मेहनत का फल है। अगर आप लोग मेहनत करके पूरे खेत में इन बीजों को डालोगे तो आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उस खेत में कुछ भी हो पाएगा, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने कुछ बीज इस्तेमाल किए थे, पोटली में अभी भी काफी बीज हैं। अब हम खेत में खूब मेहनत करेंगे और पूरे खेत में हरियाली होगी।
दीपा और अजय मेहनत करके पूरे खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिनों बाद ही उनकी मेहनत रंग लाती है और बंजर खेत फिर से हरा भरा हो जाता है।